तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग? शाहबाद मगध के जरिए क्या समझा रहे उपेंद्र कुशवाहा? इसके साथ ही मोदी सरकार के 11 साल को आपको समझाएंगे और समझिए नेपाल से भारत में एंट्री पर कड़ा पहरा क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरा में रैली कर शाहबाद से चुनावी शंखनाद किया और नव संकल्प सभा के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद नव नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। आरा योद्धाओं की भूमि, महान वीर कुंवर सिंह की धरती और शाहबाद का शहर। रविवार को चिराग पासवान यहीं पर नव संकल्प सभा की और हुंकार भरा, बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। केंद्रीय मंत्री रहते बिहार से चुनाव लड़ने की बात कही, शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही और अब नव संकल्प से नव नेतृत्व की बात। आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की सभा के बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ये पोस्ट किया है। शाहबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, है स्वीकार, नव संकल्प से नव नेतृत्व, जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। चिराग की हुंकार को एनडीए के नेता गठबंधन की मजबूती करार दे रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कल जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है, तो विपक्ष एनडीए में दरार का दावा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल तो उठता है क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है और तय है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि क्या ये ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की प्रेशर पॉलिटिक्स है या चिराग पासवान भविष्य में नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इस खबर को समझते हैं और इस खबर को ऐसे नहीं बल्कि सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग? अब सवाल ये क्यों उठा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हाल के दिनों में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी की ओर से दिए गए बयान को आप सुन लीजिए तो कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। सबसे पहले ये कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। उसके बाद फिर यह कहा गया कि चिराग पासवान सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद फिर एलजेपीआरवी की तरफ से कहा गया कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। इसी बीच में बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन की बात भी शुरू हो गई। उसके ठीक बाद शाहबाद से चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया और उनकी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि नव संकल्प से नव नेतृत्व। रविवार को आरा में चिराग पासवान की एक बहुत बड़ी रैली हुई। शाहबाद से चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद किया, जिसमें लाखों कार्यकर्ता जुटे थे और उन्होंने रैली को संबोधित भी किया। रैली के ठीक अगले दिन एलजेपीआरवी के सांसद अरुण भारती की तरफ से एक पोस्ट आता है।
इस पोस्ट में शाहाबाद से उठी हुंकार, नव नेतृत्व है स्वीकार, ये लिखा था। नव संकल्प से नव नेतृत्व तक। सवाल यह है कि नव संकल्प से नव नेतृत्व से एलजेपी-आरवी का क्या मतलब है? क्या चिराग सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उनका ये पोस्ट सामने आया है। और सवाल ये, क्या एनडीए पर दबाव बनाना चाह रही है एलजेपी-आरवी? सवाल ये भी कि एनडीए में एलजेपी-आरवी की सीटों को बढ़ाने के लिए क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पोस्ट के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि अब चिराग पासवान को लेकर नव संकल्प से नव नेतृत्व की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एनडीए के घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जल्द से जल्द गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि चुनाव की तैयारियों को लेकर समय मिल सके। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि इस बार शाहाबाद की सभी सीट पर एनडीए की ही जीत होगी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का समय है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक ओर चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से हर रोज कुछ न कुछ बोला जा रहा है, दूसरी ओर एनडीए के दूसरे घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे की मांग कर डाली है। देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और टिकट बंटवारे में सोशल इक्वेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत है। कुशवाहा ने कहा है कि सीटों के बंटवारे में ये मैसेज जाना चाहिए कि सभी पार्टियों को सम्मान मिला है, नहीं तो 2020 और 2024 की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीटों की संख्या आगे पीछे होती है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन एनडीए में जो भी पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनके फॉलोअर्स में यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारे नेता का, हमारी पार्टी का प्रॉपर सम्मान है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, लेकिन जिस शाहाबाद और मगध में पिछली बार नुकसान हुआ था, उन सभी सीटों को जीतने के लिए एकजुटता का मैसेज देना जरूरी है। सवाल है कि क्या कुशवाहा नाराज हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए शाहाबाद और मगध को साधना बेहद जरूरी है। तो उससे पहले शाहाबाद को जान लीजिए। देखिए, शाहाबाद में 4 जिले आते हैं। पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा रोहतास और चौथा कैमूर। वहीं मगध में भी 6 जिले आते हैं, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और नालंदा जिले शामिल हैं। अब जिस शाहाबाद और मगध को उपेंद्र कुशवाहा साधने की बात कह रहे हैं, वहां विधानसभा की सीटें कितनी हैं, आप ये भी समझ लीजिए। शाहाबाद की बात करें तो यहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि मगध में 33 विधानसभा की सीट है। अब आप ये जान लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद और मगध का रिजल्ट एनडीए के मुकाबले कैसा रहा था। तो आपको बता दें कि शाहाबाद की 22 में से 19 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि महज 2 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीत पाए थे। और इसी तरह मगध की 33 सीटों में से महज 12 सीट पर एनडीए को जीत मिली और 21 पर महागठबंधन जीत गया। इन 12 में भी 6 सीटें अकेले नालंदा जिले से आई, जो सीएम नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। मतलब ये कि शाहाबाद और मगध की कुल 55 सीटों में से एनडीए को 41 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और महज 14 सीट पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में लोकसभा की 4 सीटें हैं और मगध में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो शाहाबाद में एनडीए को 4 सीटों पर हार मिली थी और यहां महागठबंधन 4 सीट पर जीत गया। वहीं मगध की बात कर ली जाए तो मगध में 3 सीटें एनडीए को मिली, जबकि 2 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली। जबकि 2019 में सभी सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। तो सीटों का गणित समझने के बाद आइए अब ये समझ लेते हैं
कि शाहाबाद और मगध का उदाहरण देकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल नहीं थे, अलग चुनाव लड़ा था। इस तरह एनडीए का वोट बट गया था। चूंकि 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े तो एनडीए कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन पैदा हुआ और कंफ्यूजन की वजह से अलग लड़ने के बाद भी एनडीए का कुछ वोट चिराग पासवान को मिल गया, जिससे एनडीए को नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि 2024 में क्यों हारे? क्योंकि 2024 में तो कुशवाहा भी साथ थे और चिराग पासवान भी, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में ये दोनों शामिल थे। तो ऐसे में जवाब यह है कि 2024 में भी कार्यकर्ताओं में मैसेज ठीक नहीं गया, जिसका नुकसान एनडीए को हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2020 और 2024 वाली गलती 2025 में ना दोहराई जाए। कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश काफी जरूरी है और सभी को सम्मान मिलना, ये संदेश जाना भी जरूरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2020 और 2024 जैसा कंफ्यूजन अगर हुआ तो एनडीए को इस बार भी नुकसान होगा। सीट बंटवारे में कंफ्यूजन हुआ तो विरोधियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो है एनडीए को नसीहत दी है, जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लिया जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कामयाबी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपलब्धियां बताई। उन्होंने 3 तलाक से लेकर वक्फ एक्ट लागू करने और ऑपरेशन सिंदूर समेत सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। हम विकसित भारत की बात करते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया। पिछले साल इसी तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतिहास रचा था। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री का पद संभाले 11 साल। एक और बीजेपी और एनडीए के नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष इस जश्न पर सवाल खड़े कर रहा है। कौन सा जश्न मना रहे हो भाई? सृजन जो 16,000 करोड़ डकारे गए, सेंटर होम की घटनाओं ने बिहार को कलंकित किया, उस पर जश्न मना रहे हो? मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 11 साल में विकसित भारत का आधार तैयार किया। एनडीए पारदर्शी और भविष्यदर्शी सरकार है। लोग गर्व से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और सरकार की तरफ से दावा है कि उनकी नीति है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की, जबकि उनका सिद्धांत है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी सरकार के इन 11 सालों में जो बड़े फैसले लिए गए, आइए अब उनको जानते हैं। ये फैसले थे आर्टिकल 370 खत्म करना। इसके साथ ही दूसरा बड़ा फैसला जो मोदी सरकार ने लिया, 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाना। इसके बाद बड़ा फैसला मोदी सरकार ने जो लिया है वो है नया वक्फ कानून लाना। इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून सीएए का फैसला भी लिया गया। इसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी का भी फैसला किया था। महिला आरक्षण का बड़ा फैसला भी सरकार ने किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। फ्री राशन योजना भी मोदी सरकार के बड़े फैसले में शामिल है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण देना भी मोदी सरकार के फैसले में शामिल है। अब मोदी सरकार के 11 साल की 11 योजनाओं को समझते हैं। मोदी सरकार की पहली योजना उज्ज्वला योजना, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके जरिए लोगों को घर उपलब्ध कराने के पैसे दिए गए, जन धन योजना जिसके जरिए लाखों लोगों का जो है बैंक खाता खुला, पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की जिससे सीधा फायदा किसान को मिला, पीएम कौशल विकास योजना। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान एक बड़े अभियान के तौर पर इसे चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता को लेकर। सौभाग्य योजना पीएम मोदी की तरफ से की सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई। पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना जिसका लाभ बुजुर्ग व्यक्ति जो है उठाते हैं अपने इलाज में, पीएम गरीब कल्याण योजना। इसके साथ ही अन्य योजना भी मोदी सरकार लेकर आई और आज जब 11 साल मोदी सरकार के पूरे हुए तो ये उपलब्धियां बताई गई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा है। केंद्रीय एजेंसी से संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट के बाद एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा काफी सख्त कर दी है। हाल के दिनों में नेपाल बॉर्डर पर कनाडा, कोरिया, खालिस्तान के काफी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां एसएसबी के जवान हाई अलर्ट पर हैं। हर गतिविधि पर एसएसबी की पैनी नजर है। डॉग स्क्वाड की मदद से हर गाड़ी की जांच की जा रही है। बिना जांच के बॉर्डर पर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के बाद जहां जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सघन जांच अभियान चला रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी ने इनपुट दिया है कि नेपाल की तरफ से बॉर्डर वाले इलाके में संदिग्ध लोगों का मूवमेंट हुआ है, जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर जवान हरकत में आ गए। बॉर्डर पर किसी भी नेपाली नागरिक को भारत में प्रवेश करने से पहले पूरी पहचान की जा रही है, तो वहीं भारत से जाने वाले व्यक्ति की पूरी पहचान जानने के बाद ही नेपाल में घुसने दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों के मूवमेंट की खबर के बाद जवानों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। हाल के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर कनाडा, कोरिया, खालिस्तान के काफी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यह बताता है कि इतने अच्छे ढंग से एसएसबी अपना कार्य कर रही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यासीन भटकल जैसा बड़ा क्रिमिनल भी यहीं पर पकड़ा गया था, और इसलिए यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। और हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, वो दिन रात देश की सुरक्षा में यहाँ लगे हुए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह इतने ज़्यादा घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, और यह बताता है कि वो कितने सक्रिय हैं। रक्सौल बॉर्डर काफी संवेदनशील इलाका है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर जहां जवान हाई अलर्ट मोड में हैं, वहीं रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, भारत नेपाल की कुल 729 किलोमीटर लंबी एक सीमा है और इसमें बिहार की 554 किलोमीटर सीमा है नेपाल से लगी है। भारतीयों को नेपाल के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है और ठीक वैसे ही नेपाल के नागरिकों को भी भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। इसी का फायदा उठाकर हाल के दिनों में कई ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। कब पकड़े गए हैं, अब आपको ये बताते हैं। 7 मई को मोतिहारी से 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए। इसके बाद 10 मई को किशनगंज से बांग्लादेशी जासूस गिरफ्तार किया गया। 11 मई को मोतिहारी से खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गलवड्डी गिरफ्तार हुआ। इसके बाद 14 मई को बोधगया से बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ। 16 मई को मोतिहारी में कनाडा मूल का नागरिक गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 17 मई को मधुबनी में एक चीनी और 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार किए गए। तो अब हाल में गिरफ्तारी ज्यादा हुई है। अब जबकि हाल के दिनों में कई विदेशी पकड़े गए, तो ऐसे में सवालों के जरिए समझना है कि आखिर बिहार में गिरफ्तार चीनी घुसपैठियों की घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। तो सवाल है कि चीनी नागरिक भारत में आखिर क्यों आए। सवाल ये, क्या ये जासूसी करने आते हैं और क्या इन्होंने खुफिया जानकारी भेजी
ये वो तमाम सवाल हैं जो गिरफ्तारी के बाद अब उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी सीमा पर बरती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।